सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, मीडिया मुआशरे का एक अहम सतून है और ये भी समझा जाता है कि किसी भी सियासी जमात को अपना इमेज बनाने के लिए मीडिया ही के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यही मीडिया जब हुक्मरानों के वादे और हुक्मरानों की जो पॉलिसीज़ हैं वो एज़ इट इज़ अवाम तक पहुँचाता है तो हुक्मरान जो जमात है उन्हें मीडिया की आज़ादी चुभने लगती है। मीडिया से मुतनफ़िर होने वाली ये कोई पहली हुकूमत नहीं है और शायद आखिरी भी ना हो, लेकिन ये बात हकीकत है कि इतनी जल्दी मीडिया से नाराज़ होने वाली ये पहली ही हुकूमत है। अपने 22 साला सियासी जिद्दोजहद में अपोजिशन और मीडिया के दरमियान जो ताल्लुक़ रहा उसका फ़ायदा उठाने वाले खान साहब को पहली मरतबा ज़िंदगी में हुक्मरान जमात यानी कि हुकूमत और मीडिया के दरमियान जो बिगड़ा हुआ ताल्लुक़ है उसका सामना करना पड़ रहा है। आखिर ये सारा मामला पैदा क्यों हुआ और अब इसकी क्या सूरत हाल निकलेगी, इस हवाले से लगारी साहब से बात करेंगे। लेकिन पहले आपको क्लिप दिखाते हैं। जिस मीडिया की मदद लेकर आज हुक्मरान जमात इक़्तिदार में है उसी मीडिया को आज बुरा भला कहा जा रहा है। लगारी साहब, इमरान खान साहब 22 साल की मेहनत के बाद इक़्तिदार में आए तो इसके पीछे मीडिया का क्या किरदार था? वही मीडिया जिसे बकौल कामरान शाहिद साहब के अब माफिया कहा जा रहा है, बुरा भला कहा जा रहा है। वैसे मीडिया का किरदार होना नहीं चाहिए। हमारा ये काम नहीं है कि हम हुकूमतें बनाएं या हुकूमतें गिराएं। सही। मीडिया को किंग मेकर नहीं होना चाहिए और ना ही मीडिया किंग मेकर है। ये रियासत के अवाम, उस मुल्क के अवाम हैं जो फैसला करते हैं कि किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए। और इस फैसले पर इंक्रोचमेंट की जाती है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मीडिया की तरफ से, मुख्तलिफ किस्म के ताकत के मराकज़ की तरफ से अवाम की राय पर असरअंदाज होने के लिए या अवाम की राय को इंजीनियर करने के लिए या अवाम की राय को मैनिपुलेट करने के लिए या अवाम की राय को एक ख़ास जाविये से तरतीब देने के लिए हर आदमी इंजीनियरिंग करता है। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो गलत करते हैं। अवाम को एक ट्रांसपेरेंट अंदाज में मौका मिलना चाहिए कि वो लोगों का इंतखाब करें और उसके ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अवाम एक फ़ैसला करें और नतीजा दूसरा हो। इस तरह नहीं होना चाहिए। बहरहाल अवाम ने उम्मीदें वाबस्ता की थीं और हमने ये बताया था कि लोगों ने इमरान खान से उम्मीदें वाबस्ता की हैं। इतनी सी बात तो हमने की थी, मीडिया ने भी की थी। हमारे बलबूते पर नहीं रहे। अपना उनका कोई चमक थी, अपना कोई करिश्मा साजी थी, अपना कोई हुस्न नज़र था, अपनी कोई खूबसूरती थी और उनका अपना ही जाहो जलाल था, अपना ही कमाल था। वो बरसरेक तरह है, लेकिन चलें तो सही ना। उनको क्या हुआ? क्या 100 दिन का वादा किया, 100 दिन में क्या किया? कुछ भी नहीं। हज़ारों घर गिराए, हज़ारों लोगों का, लाखों लोगों का रोज़गार ख़त्म किया, ठेले उल्टा दिए, घर गिरा दिए और लोगों को जाकर चौराहे पर बिठा दिया। ये इनकी कारकर्दगी थी। अब इसके आगे क्या होगा? मसला ये है कि आपने डिलीवर तो करना है ना। मीडिया तो ये सवाल करेगा, हुजूर आप आए थे और आपने लोगों को ख्वाब दिखाए थे, वो ख्वाब हमारी आंखों में चुभ रहे हैं। हम उन चुभते ख्वाबों को कहाँ ले जाएं जो हमने लोगों की आंखों में रखे थे? लोगों की आंखें इन ख्वाबों से निकलने वाली हैं और बाहर लाल हो चुकी हैं और बिल्कुल बेकार होने वाली हैं। आपने तो लोगों को कहाँ से कहीं का भी नहीं रखा है। लगारी साहब, मीडिया मुआशरे का जो आईना हुकूमत को दिखा रहा है, हुकूमत को आखिर पसंद क्यों नहीं आ रहा है? यही मीडिया था ना। किसी को भी पसंद नहीं आता है। सच्चाई किसी को पसंद नहीं आती है। हकीकत हाल मैं क्या कहूँ कि पाकिस्तान में शहद और दूध की नहरें बह रही हैं। मैं क्या कहूँ कि इमरान खान के दौर में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। मैं क्या कहूँ कि जनाब यहाँ पर हर जगह पर इंसाफ की फरावानी है और कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको इंसाफ ना मिलता हो। मैं क्या कहूँ कि हर बच्चा रोटी खाकर सोता है, हर बच्चा दूध लेकर सोता है। मैं क्या कहूँ कि यहाँ पर किसी मज़दूर औरत को बर वक्त मजदूरी मिलती है। मैं ये क्या कहूँ कि आपने तो सहाफ़त की कमर तोड़ के रख दी है। ऐसा कभी नहीं हुआ है जो आपके दौर में पाकिस्तान की 72 साल तारीख में मीडिया के साथ जो खेल हुआ है उसका आगाज नवाज शरीफ दौर में हुआ था या आमराना दौर में हुआ था, लेकिन इन्होंने तो हद कर दी है ना। बिल्कुल लगाई साहब, सोशल मीडिया के ऊपर भी तो पाबंदी लगाने की बातें हो रही थी ना, लेकिन नहीं कर पाए, लेकिन नहीं कर पाएंगे इसलिए कि आप हवा के आगे बंध नहीं बांध सकते।
आप दरिया का रुख मोड़ सकते सबसे हैं, ज्यादा सपोर्ट किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप दरियाओं का रुख मोड़ सकते हैं, लेकिन आप बहुत बड़ी आबादी को पानी से महरूम भी कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलती हवाओं का रुख बदल दें। ये हो नहीं सकता है कि जो कुछ आपने दिल में तय कर लिया हो वैसे का वैसा हो भी जाए। बिल्कुल, वक्त अपना फैसला करता है, हालात अपने फैसला करते हैं। आप हालात के आगे अगर आप हालात पैदा करते हैं तो फिर उसके नतीजे भी आपके सामने आते हैं। अच्छे हालात पैदा करेंगे तो आपको लोग वाह वाह करेंगे। अगर आपकी वजह से ख़राब हालात होते हैं तो फिर लोगों में गुस्सा भी होगा, नाराज़गी भी होगा। हालात की बात हो रही है तो नाज़रीन, हालात तो ये हैं कि अवाम महंगाई से मर रहे हैं, लेकिन है कि हम एहसास प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ताजिर कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि FBR में इस्लाहात कर रहे हैं। इस हवाले से भी क्लिप दिखाते हैं। नाज़रीन, इस हुकूमत के बकौल मुल्क में करप्शन है तो वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से, महंगाई है तो वो भी पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से, बेरोजगारी है तो वो भी पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से। लगारी साहब, हुकूमत का बस नहीं चलता कि किमाड़ी में जो फैलने वाली जहरीली गैस है उसकी जिम्मेदारी और कुदरती आफात की जिम्मेदारी भी पीपल्स पार्टी और नून लीग पे डाल दें। अगर सारी वजूहात पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से हैं तो ये हुकूमत किस वजह से? नहीं, असल से इनसे पूछना चाहिए कि भाई आपने इक़्तिदार में आने से पहले कहा था कि इमरान खान आएगा, अगले दिन ये होगा, अगले दिन इतने पैसे आ जाएंगे, फिर इतने पैसे लेकर हम वर्ल्ड बैंक का IMF के मुंह पर दे मारेंगे और फिर हम अपना कर। कहाँ है वो अगला दिन? आपने अगले दिन के वादे क्यों किए थे? आपने ये क्या कहा था कि हम 100 दिन में ये, तो फिर आपसे पूछा नहीं जाएगा कि जनाब आपने अगले दिन तो ये करना था, आपने क्यों नहीं किया? आपने 100 दिन में खुद कहा था कि 100 दिन की कारकर्दगी बताएंगे, 100 दिन में क्या किया? हम बहुत मसरूफ़ थे। एक इश्तिहार छापा गया, एक सफ़े का पूरे मीडिया के अंदर चलाया गया, हम बहुत, एक लफ्ज़, ये 3 लफ्ज़ लिखे होते हैं, हम बहुत मसरूफ़ थे, बस पूरा सफ़ा खाली है, हम बहुत मसरूफ़। भाई क्या कर रहे थे आप? बहुत मसरूफ़ थे। आपने इस मसरूफियत में कौन से आसमान से तारे तोड़े और ज़मीन पर बिछा दिए और कहा कि लोगों पर ली चलिए, इन तारों पर चलिए? क्या कौन सा कमाल कर दिया था? कौन सा मौजज़ा साजी की आपने लोगों के? फिर मैं अर्ज़ करता हूँ कि घर तोड़े, रोज़गार ख़त्म किया, लोगों के देने की बजाय आपने लोगों से, और बिला वजह कोई रीज़न नहीं था। अब आपको ख्याल आ रहा है कि शहरों के अंदर इंक्रोचमेंट हो रही है, और इंक्रोचमेंट सिर्फ उन लोगों की नज़र आ रही है जिनने छोटे छोटे घर बनाए हैं। आप लोगों को उनके नज़र नहीं आ रही है इंक्रोचमेंट जिन्होंने पूरे के पूरे उस पर काबू कर लिया, ज़मीनों के एकड़ों के एकड़ कब्जे कर लिए, और वो बाद में पता चला कि आप ही के लोग थे और वो आपके ही साये आतिफत में परवान चढ़े थे। तो ऐसे लोगों को तो आपने नहीं पूछा है। अब आप पूरा लाहौर जाकर देख लें, जाकर देखें रावलपिंडी, सिर्फ वो लोग जिनकी आइडेंटिफाई करते थे आपके लोग कि जी इसका घर गिरा दें तो गिरा दिया, इसको छोड़ देते छोड़ दिया। ये चला है पूरे पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल। और अदालत एक फैसला करती है और फिर अमल दरामद पर दूसरे तरीके से करते हैं। और लगाई साहब, इन लोगों से सवाल गंदुम करो जवाब चना मिलता है, क्या इस तरह की कारकर्दगी होती है हुकूमतों की? तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी और अगर ये डिलीवरी कर रहे थे तो ये ऐसा क्यों हुआ कि नैब के रेफरेंसेस के दायर होने से पहले ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, ये FIA की इंक्वायरी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, ये इलेक्शन कमीशन के किसी फैसले के आने से पहले ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आउटगोइंग साबिक चीफ जस्टिस कहते हैं कि फलां इशू पर फैसला आने वाला है, वो फैसला रुक गया इसलिए कि ये चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट पर। इलेक्शन कमीशन को बात ही नहीं करने दी गई, इलेक्शन कमीशन चला गया, लेकिन PTI के फॉरेन फंडेड केस के बारे में हर तरफ खामोशी छाई हुई है। ये आप ही की कारकर्दगी है, आप ही की ट्रांसपेरेंसी है, आप ही की गुड गवर्नेंस है। ऐसी गुड गवर्नेंस को सेनेटर फैसल जावेद सलाम कर सकते हैं और बिल्कुल खड़े होकर सल्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करें? हम तो कहेंगे कि BRT की तारीख ही दे दो, झूठी तारीख दे दो भाई, एक दफा फिर तारीख दे दो, हिम्मत तो करो यार, ताकि एक उम्मीद तो पैदा हो। इतने अरसे में जितने से ये इक़्तिदार में है, शहबाज शरीफ ने इतने ही अरसे में खड़ी कर दी थी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। मेट्रो, लाहौर मेट्रो, फैसलाबाद मेट्रो, मुल्तान मेट्रो, आपको 1000 इख्तलाफ होंगे लेकिन मुद्दत के अंदर खड़ी कर दी थी आपके। अब इतना अरसा हो गया, उस पर भी आपने अभी तक तारीख नहीं दी। आपको इक़्तिदार में आए हुए भी इतना अरसा हो जाए, इतने अरसे में तो शहबाज शरीफ ने वो खड़े कर दिए थे। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो अब आपकी गवर्नेंस को अगर हम फिर क्या करें? ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अपोजिशन की बात कर लेते हैं ना।
अपोजिशन की 3 जमातों की जानिब से अलहदा ये बात की गई है कि हुकूमत के खिलाफ वो कुछ करने जा रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन मुत्तहिद है या अलहदा है, ये कंफ्यूजन है। रियाज फतेहाना साहब ये कह रहे हैं कि अपोजिशन इस वजह से मुत्तहिद नहीं हो रही कि किसी एक को लीडर चुनने से बकिया की लीडरशिप खतरे में पड़ जाती है। लगारी साहब, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि जब अपोजिशन जमातों का एजेंडा एक ही हो तो फिर सियासत में क्रेडिट लेना देना ये तो एक आम सी बात है। एक तो ये कि सियासत खुद एक सवालिया निशान बनी हुई है, ये अफसोसनाक बात है। इसका बहुत दुख है हमें कि सियासत को एक आवाम के लिए खिदमत का ज़रिया बनाने के अमल को हमने परवान नहीं चढ़ाया है। अब सियासत शायद कुछ मखसूस मफादात के हिफाजत का नाम रह गया है। ये सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं है, हुकूमत भी यही करती है और अपोजिशन में शामिल जमातें भी मासस के बारे में, लोगों के बारे में, आम आदमी के बारे में, कुचले हुए पिसे हुए आम तबकात के बारे में, मज़दूरों और किसानों के बारे में, बीमारों और आज़ार ज़दा लोगों के बारे में कोई सवाल नहीं करता, कोई नहीं पूछता। किसी का कोई दरवाज़ा खटखटा कर या बग़ैर दरवाजे के, जिनके घर ही नहीं होते हैं तो उनके दरवाजे कहाँ से होंगे, उनसे जाकर नहीं पूछते हैं कि आपके बच्चों ने कुछ खाया कि नहीं खाया, रियासत में आपको इंसाफ मिला या नहीं मिला, आपके साथ जो ज़्यादती की गई थी उस ज़्यादती का कोई अज़ाला हुआ या नहीं हुआ। मासस के पास, लोगों के पास, वहाँ पर उन्होंने मैनेजर रख लिए हैं जो मैनेजर जाकर लोगों को धमकियाँ देकर, लोगों को लालच देकर, लोगों को ख्वाब दिखाकर, लोगों से बातें करके, पुलिस भेजकर, थाना भेजकर, पटवारी भेजकर, तहसीलदार का दौरा करा के लोगों को कब्जे में रखने की कोशिश की जाती है। जिसका कितना कब्जा होता है उसी हिसाब से वो अपने पास रख लेते हैं लोगों को। लेकिन लोगों को डिलीवर करना है, इसके बारे में कम सोचा जाता है। शायद ये एहसास अपोजिशन को होगा जब अपोजिशन को ये एहसास होगा कि हम जवाबदेह हैं अपने ज़मीर के अलावा पाकिस्तान के अवाम को, आम आदमी को, सिंध के रहने वाले और थरपारकर, मिट्टी, छाछरों, डिपलो, नगर पारकर और इस्लाम कोट और दूर दराज इलाकों में और राजनपुर में, जामपुर में, मोहम्मदपुर में और जो है वो आम इलाकों में, छोटे छोटे गाँव में, हाजीपुर में, दाजल में लोग जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि क्या होती है असल रोग कैसे। अब जाएं नौशकी में जाकर देखें, जाएं जिस तरह से आजकल नौशकी में हो रहा है और जिस तरह से लोग एहतजाज कर रहे हैं और लोग सिर्फ ये मांग रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। तो अब इस तरफ तो किसी की नज़र नहीं जाती है, किसी की कोई दीद नहीं उस तरफ डालता है, तो कहाँ से चीज़ें होंगी। अपोजिशन को अवाम के साथ अपनी तार जोड़नी होगी, वो तार अभी टूटी हुई है, जब जुड़ जाएगी तो फिर मामलात भी हल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। कोरोना वायरस के हवाले से नाज़रीन, बात में कोरोना वायरस दिन ब दिन फैलता ही जा रहा है और उसकी वजह से दीगर ममालिक भी अब इफेक्ट हो रहे हैं। आखिर इस वबा से कब छुटकारा मिलेगा, इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में तिजारती और सयाहती सरगर्मियां बुरी तरह से मुतासिर हो रही हैं। लगारी साहब, चीनी हुकूमत अपनी जगह पर इकदाम तो कर रही है, लेकिन वायरस फैलता ही जा रहा है। जी हाँ, वायरस फैल रहा है। एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के लिए मसाइल पैदा करता है, बीमारियां भी पैदा करता है, वायरस भी पैदा करता है और फिर वायरस छोड़ भी देता है। अभी तक भी ये सवालात मौजूद हैं कि वुहान के अंदर जो बहुत बड़े कंटेनर एक मुल्क के कौंसलेट के साथ दफन किए गए थे, वो किस चीज़ के थे कंटेनर थे, उसमें से क्या चीज़ थी। तो कहा यह जाता है कि वो वायरस थे और वो उस पूरे शहर में फैले, फिर वो सूबे में फैले हैं। तो बहरहाल सवालात तो बहुत से हैं। बीमारी कहीं ना कहीं से लाई गई है, ऐसा नहीं है कि अचानक ज़मीन से फूट पड़ी है। सिस्टम से लड़ रहा है, मईशत से लड़ रही है। एक उभरती हुई ताकतवर मईशत जो दुनिया के तमाम मईशतों के से उसका हुजूम बढ़ता हुआ जा रहा है और वो नंबर 1 का दर्जा हासिल कर चुकी है बड़ी हद तक। अब उसको कहीं ना कहीं तो गिराना था, उसके घुटने तोड़े जाने थे, उसने टखने तोड़े जाने थे। तो इस तरह उन्होंने किया है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से अवामिल हैं। जब तारीख़ में चीज़ें सामने आएंगी, जब पता चलेगा, जब हकीकतें सामने आएंगी, जब राज खुलेंगे तो फिर पता चलेगा कि कहाँ से, कैसे, किस तरह से ये बीमारी आई थी और कहाँ से ये वायरसेस आए थे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ब्रेक की जाने पड़ना है और जब हम वापस आएंगे तो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी कुछ देर पहले हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि इस वक्त पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो मैच जारी था वो पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिया है, कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त हो गई है। लगारी साहब, इस वक्त पाकिस्तान भर में PSL 5 की धूम है और सब लोग बहुत क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे यकीनन। आपके क्या तासुरात है? आज तो मैं दिल थाम के बैठा हूँ इसलिए कि मेरी फेवरेट टीम्स में तो कोयटा ग्लैडिएटर्स थी ना। वो तो हार गई। मैं तो चाह रहा हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स में से किसी को आना चाहिए। अब होता क्या है, क्योंकि कल बड़ा अपसेट हुआ था, जो उसको कराची किंग्स ने हराया था पेशावर ज़िल्मी को, तो लग रहा था कि जो है पेशावर ज़िल्मी बहुत रिट्रीट कर रही है, पीछे जा रही है। लेकिन आज उसने कमबैक किया, इतना शानदार कमबैक किया। और कामरान अकमल ने तो एक बिल्कुल ही नया हैरत अंगेज़ कमाल कर दिया कि उसने सेंचुरी बनाई, और सेंचुरी बहुत ओवर्स भी उसने ज़्यादा वो नहीं किए हैं, और सेंचुरी बनाने का जो उसका एक बहुत बड़े अरसे के बाद उसने आगे बढ़कर ये खेला है, तो ये एक बहुत अच्छा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा ख्याल है कि आप सब इंजॉय करें। असल बात तो ये है कि शिकस्त और फतह होती है मैच में, तो गेम जो भी होगा एक ने हारना है और एक ने जीतना है, लेकिन असल बात ये होती है कि वो ख़ास लम्हात, वो ख़ास इवेंट्स, वो ख़ास मौका उस जगह पर कि कैसे बॉलिंग हुई है और उस बार को किस तरह खेला गया है और क्या किया गया है, वो है सबसे बड़ी बात है। जब PSL आता है तो पाकिस्तानियों में एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है, हर बहुत ज़बरदस्त लगता है। और वो फ्लोर क्रॉसिंग भी लोग करते रहते हैं। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ हैं, फिर कल पेशावर ज़िल्मी के साथ होंगे, फिर चले जाते हैं मुल्तान सुल्तान के पास, फिर लाहौर कलंदर के पास। लेकिन लाहौर कलंदर की अक्सर वो बेशतर शामत ही रहती है, अजीब है। ये तो आपसे पूछना चाहिए, आप बताएं। लाहौर में आप लाहौर से और कहते हैं कि वहाँ के ज़्यादातर खिलाड़ी जो है टोबा टेक सिंह से हैं। लगारी साहब, ये तो मुझे लग रहा है कि ऐसी किसी ने अफवाह ही उड़ा दी है, ये तो हमें टोबा टेक सिंह वालों को बदनाम करने के लिए। वरना ये है कि इस दफ़ा दुआ मेरी यही है कि लाहौर कलंदर्स जीत जाए ताकि हमारी भी कोई इज्जत हो माशरे में। खैर, क्रिकेट पे तो हमने बात कर लिया। लगाई सी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय कर्फ्यू को अब 202 रोज़ हो गए हैं। लगाई साहब, मुख्तलिफ फोरम्स पर आवाज़ें तो उठाई गई, लेकिन अमली तौर पर कश्मीर के लिए अब तक किसी ने कुछ नहीं किया। आप यकसू हो जाएं, ये कब हुआ है? आप बताएं कि क्या हमने ये कोशिश की कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की और भारतीय मकबूजा कश्मीर जो भारत के कब्ज़े में है, कश्मीर और लद्दाख और जम्मू, वहाँ के लोगों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और एक जगह पर बिठाकर उनसे, हमने क्या आलमी बिरादरी से ये दरख्वास्त की है कि वो लीडरशिप को बुलाएं और उनके साथ बात करें। ये कैसे हो सकता है कि शेख अब्दुल्ला इस वक्त जेल में, उमर अब्दुल्ला जेल में, महबूबा मुफ्ती जेल में, यासीन मलिक जेल में, अली गिलानी जेल में, अगर घरों में भी नज़रबंद हैं तो नज़रबंद हैं जेल में, मीर वाइस, उमर फारूक जेल में, शबीर शाह जेल में। हमें उनकी ज़िंदगियों के बारे में भी सही तौर पर इल्म नहीं है कि वो महफूज हैं या गैर महफूज हैं, किसी शख्स को नहीं पता है। यासीन मलिक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अब हमें मालूम नहीं है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लीडर की इस वक्त क्या सूरत हाल है। और वो तिहाड़ जेल में थे। तिहाड़ जेल तो एक बुच्चर हाउस है ना, एक मज़बा खाना है ना, एक ऐसी जगह है जहाँ पर लीडरशिप का, जहाँ पर लोगों के साथ इंतहाई बेईमाना मज़ालिम होते हैं, उस जेल के अंदर रखा गया है क्या सूरत हाल? हमें तो नहीं बताया जा रहा है। क्या आलमी बिरादरी को हमने ये फिक्र दिलाई है? क्या हमने आलमी बिरादरी को कम्युनिकेट किया है कि भाई 1 करोड़ इंसानों के बारे में सोचो जो इस वक्त जेल में बंद पड़े हुए, अपने उनके घरों को जेल बना दिया गया है? क्या हमने इस मसले को पूरी संजीदगी से उठाया है? मैंने फिर अर्ज़ करता हूँ, मैं बार बार कहता रहा हूँ कि दुनिया में ताकत के मराकज़ के पास आप जाएं और उनसे कहें कि भाई ये मसला है, इसको हल कराएं। ये आलमी एजेंडे का हिस्सा है, ये यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, यूनाइटेड नेशन की कमिटमेंट है, सिक्योरिटी काउंसिल की कमिटमेंट है कि कश्मीर के अवाम को इस तस्वाब राय का हक दिया जाएगा। तो वह हक कब मिलेगा? बात क्यों नहीं करते हैं? हम जाएं और आलमी बिरादरी से, आप पहले जाकर अगर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल, तो उन्होंने कहा जी चलें घर जाएं, आपको पहले दुनिया को आमादा करना होगा कि भाई हम दुनिया के लिए कर रहे हैं। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और जीती है, हमने दुनिया का मुस्तकबिल महफूज किया है और हम लोगों के साथ रहे हैं। हमने कुर्बानियां दी हैं, 60-70 हज़ार जानों की कुर्बानी देकर हमने दुनिया के मुस्तकबिल को महफूज किया है दहशतगर्दी से। हमारे साथ क्या हो रहा है? हमें एक और फरमाइश का एक पर्चा थमा दिया जाता है, ये करो, फिर उसके बाद ये करो,
फिर उसके बाद ये करो, ये हमें फरमाइश के पर्चे थमाए जाते हैं। सही। हमें डू मोर कहा जाता है, और आलमी बिरादरी की जिम्मेदारियां जो है उसको कोई नहीं देखेगा। कोई नहीं देखेगा, बिल्कुल ऐसा है। लगाई साहब, बात कर लेते हैं FATF की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास हुआ और फैसला ये सामने आया है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में तो शामिल नहीं किया, लेकिन जून तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। पाकिस्तान के इक़दाम तसल्ली बख्श थे। अच्छा, आपने एक पूरा मुतालबात की फहरिस्त दी थी, पाकिस्तान ने उस पर अमल करना शुरू किया। पाकिस्तान ज़्यादातर चीज़ों पर अमल कर चुका है। इसका नतीजा क्या होना चाहिए था? उसका नतीजा ये होना चाहिए था कि आप ग्रे लिस्ट से निकाल देते और फिर आप उनसे कहते कि जी बाकी ये चीज़ें रहिए, ये चीज़ें जो हैं आप इन पर अमल कीजिए, अगर आप अमल नहीं करते तो फिर हम आपको ग्रे लिस्ट में ले आएंगे। लेकिन आपने क्या किया कि आपने उसको ग्रे लिस्ट में ही रखा है। ऊपर जो इस वक्त ग्रे लिस्ट पर होने की वजह से हम जिन मसाइल का शिकार हैं, क्या वो मसाइल हल हो जाएंगे? क्या हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी? क्या हम जो है वो प्रॉपर चीज़ों को बैलेंस कर सकेंगे? क्या हमारे जो नुकसानात हो रहे हैं हम उनको पूरा कर सकेंगे? और हमेशा आपकी तलवार जो लटकती रहेगी कि ब्लैक लिस्ट आगे खड़ी हुई है और हमें उसके जाना है तो हम सैंक्शंस की तरफ चले जाएंगे, तो ये तलवार लटका कर क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? तो आलमी जो बरादरी है उसको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अगर काम कर रही है तो फिर पाकिस्तान को भी रिस्पांस होना चाहिए और उसे भी हमें कोई डिलीवर करके देना चाहिए। हम तो बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। हमारी इकनॉमी जो है, को भी तो ब्लैक लिस्ट किया है, ईरान के लिए भी तो मुश्किलात हैं, ईरान को ब्लैक मैं ये कह रहा हूँ कि ईरान जो है, आपने ईरान के ऊपर मुसलसल बोझ रखा है। ईरान ने एक बाकायदा मनसूबाबंदी की है और उसके तहत वो चल रहे हैं। आपको पता है कि तेहरान में राशनिंग होती है कई बरसों से पेट्रोल की, और हम बेहिसाब खर्च करते हैं। जिनके पास पैदावार होती है, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो दुनिया का एक बड़ा मुल्क है पेट्रोल पैदा करने वाला और डीजल पैदा करने वाला, वो मुल्क राशनिंग करता है 3 लीटर पर कार। वो लीटर इससे ज़्यादा नहीं देता है एक दिन में, 3 लीटर से ज़्यादा। लोग एक हफ्ते के लिए संभाल कर रखते हैं ताकि एक हफ्ते में एक दिन के लिए वो 20 लीटर लेकर अपने बच्चों को लेकर घूमने फिरने कहीं भी चले जाएं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ तो हम बेहिसाब चीज़ें होती हैं, कोई प्लानिंग नहीं होती है। हमने इस सूरत हाल का मुकाबला नहीं किया, वो मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं और वो बर्दाश्त भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत में शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं और एक मुजाहरे के दौरान एक क्रिश्चियन लड़की की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। लगाई साहब, ये क्रिश्चियन लड़की थी और इसकी जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस वक्त ये बेचारी अदालती कस्टडी में है, इसके घर को भी जला दिया गया और सिर्फ इसका कसूर ये था कि इसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। देखिए, एक रियासत के बहरहाल बारे में सोचने का मामला है। अगर कोई रियासत एक जिम्मेदार रियासत होती है तो उसके शहरी इस तरह का नारा नहीं लगाते हैं। एक बच्ची को जो क्रिश्चियन है, जो मुस्लिम नहीं है, उसको कोई उम्मीद अगर नज़र आ रही है तो पाकिस्तान से नज़र आ रही है, इसलिए कि भारत की ज़मीन तंग होती जा रही है अक़लियतों के लिए। वो क्रिश्चियन हूँ, वो जैन हूँ, वो बुद्ध हूँ, वो मुसलमान हूँ, वो सिख हूँ, वो किसी के लिए भी महफूज सरजमीन नहीं रही है। इवन हिंदुओं में भी, वहाँ भी जो तकसीम है तबकाती तारीख़ी तौर पर है, वहाँ पर भी एक तबका हुक्मरान है, बाकी तबके जो हैं उनके मुलाजिम हैं और उनको नीच, घटिया, जलील उनके बारे में ये कहा जाता है। दलित, इसका मतलब है नीच हैं ये। अगर इनको शूदर कहा जाता है तो इसका मतलब होता है नीच होते हैं। ये तबकाती तौर पर सोसाइटी तकसीम है। और फिर जब मज़हब के मामले में आ जाए, और इनने जिस तरह से अभी ये इमिग्रेशन एक्ट में किया है, उसने लोगों को मजबूर कर दिया है कि लोग इस तरह के, अब बेचारे उनको चुप कराने के लिए असदुद्दीन अवैसी को आना पड़ा है, जो इतना वोकल है एंटी मोदी। वो बेचारा डिफेंस पर चला गया। ओह, ये कैसा नारा लग गया है, इससे तो हमें खुद मसाइल बढ़ जाएंगे। ये है सूरत हाल कि एक गैर जिम्मेदार रियासत के गैर जिम्मेदार हुक्मरान मोदी की जमात की तरफ से फैलाई गई अदम तहफ़्फ़ुज़ की जो मुहिम थी, उसके नतीजे में ये हो गया है कि मुसलमान तो मुसलमान, अब क्रिश्चन भी
अपने आप को बचाव का रास्ता ये देखते हैं कि हम किसी और मुल्क की तरफ देखें, अपने मुल्क की तरफ नहीं देखें, वो इंडिया की तरफ नहीं देख रहे हैं। दो कौमी नजरिया तो अब कहीं नहीं है ना लगारी साहब। पाकिस्तान ही वो वाहिद कंट्री है ना जहाँ पर माइनॉरिटीज रह सकती हैं, यानी कि हिंदुस्तान नहीं, हमारे यहाँ तो कभी भी इस तरह की सूरत मास विक्टिमाइजेशन कभी भी नहीं की गई है किसी भी सतह पर। यह रियासती सतह पर हो रही है ना। हमारे यहाँ एक भी वाक़या होता है, अगर मज़हब की तब्दीली का वाक़या होता है, अगर विक्टिमाइज किए जाने का वाक़या होता है, अकलौता सिंगल आउट वाक़या होता है, तो हम खुद बढ़े कुटते हैं और हम अपनी अक्सरियती आबादी के खिलाफ डंडा उठाकर खड़े होते हैं। खबरदार, ये नहीं करना है आपने। हम खुद जाते हैं, ओ भाई आप क्यों ज़बरदस्ती बच्चियों को जो है आप उनका कन्वर्जन करा रहे हैं। हम खुद जाकर खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ की सोसाइटी क्या कर रही है, वहाँ के इंटेलिजेंसिया क्या कर रही है, वहाँ का स्कॉलर क्या कर रहा है, वहाँ का दानिश्वर क्या कर रहा है, वो तो मोदी के आगे बिछा जा रहा है, उसका सबक पढ़ा रहा है, अकेले अरुण धत्ती रहे, बोलती रहे और कोई ना बोले। ये तो कोई तरीका नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी है, उसने अपनी जिम्मेदारी का सबूत दिया, उसको तो सड़कों से वापस ही नहीं आना चाहिए। बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां पर दूसरी पार्टियां, जनता दल है, वहां पर मायावती की पार्टी है। इक़्तिदार में तो आप लोग बैठे रहते हैं, लेकिन क्या इतनी बड़ी मुसीबत के बाद, मैं बीजेपी को इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत कहता हूं, इतनी बड़ी मुसीबत के आ जाने के बाद भी ये लोग अभी मुत्तफिक होकर उसके खिलाफ नहीं चले हैं, तो तैयार रहें कि इंडिया मुनक़सिम होगा, तकसीम होगा, टुकड़े टुकड़े होगा और मोदी के दौर में। लगाई साहब, बीजेपी के एक रुकने पार्लियामेंट गिरिराज सिंह ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने अपनी आबाओ अजदाद को बेवकूफ़ कहा है। उन्होंने कहा गांधी, नेहरू, पटेल सब बेवकूफ़ हैं, क्योंकि अगर जिस वक्त तकसीम हुई थी उस वक्त ही अगर ये लोग तमाम मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देते तो शहरियत कानून की ज़रूरत ही ना पड़ती। इस हिमाकत को हम क्या कहें, इस जहालत को हम क्या कहें। भाई जुग्राफिया तकसीम हुआ था, लोग तकसीम नहीं हुए थे। कायदे आज़म ने दिल्ली के एयरपोर्ट पर कहा था, हमारे मुसलमानों के लिए पैगाम दिया था, बी लॉयल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनसे ये कहा था। और हम इस तरह से नहीं, झगड़ा करने के लिए तकसीम नहीं हुए थे। हम अपने तारीखी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर हमने अलग मुल्क बनाने का फ़ैसला किया था। और ये जो हमें लगा दिया जाता है, एक भेड़ चाल कर दी जाती है। पाकिस्तान तारीखी तौर पर यही एक इकाई है। पाकिस्तान इंडिया से अलग एक मुकम्मल तहजीब है, और वहाँ से लेकर गिलगित बल्तिस्तान के आखिरी कोने से लेकर तुफ्तान तक पाकिस्तान एक इकाई, तारीखी इकाई है। इसको हमने कहा जी ये नज़रियाती इकाई है, ये फलां इकाई है, इस तरह की नहीं। पाकिस्तान एक तारीखी इकाई है और उसके इसी तरह से ही उसको हम सलामत भी रखेंगे और हम उसको कायम भी रखेंगे। सही। तो हमारे बारे में ये तस्वर ना किया जाए, हम अक़लियतों को अकोमोडेट करते हैं। हमारे यहाँ अक़लियतों का इस तरह का तस्वर नहीं है। अगर इनफरादी वाक़यात होते हैं तो हम खुद खड़े हो जाते हैं कि गलत हो रहा है। और हम अपने आबाओ अजदाद को भी ऐसे नहीं, हम कभी भी नहीं कहते। हम कायदे आज़म का एहतराम करते हैं, हमें उनके विजन को सलाम करते हैं कि इतना बड़ा विजन था उनका। बिल्कुल ऐसा। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगाई साहब आज के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।